नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आयामों पर चर्चा के क्रम में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं उच्च शिक्षा से संबंधित अनुशंसाओं पर। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई। इसने शिक्षा के विभिन्न आयामों के पुनर्गठन की बात की, चाहे वह विद्यालयी शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या शिक्षक शिक्षा हो। और भविष्य का भारत कैसा होगा, 2040 तक हम अपने देश को कहाँ देखते हैं, हमारे देश से विश्व की क्या अपेक्षाएं हैं, कैसे हम विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं और उसमें हमारे युवाओं की क्या भूमिका होगी, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने एक भारत केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी, जिसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। जैसे ये नीति कहती है कि जैसे जैसे भारत एक ज्ञान अर्थव्यवस्था अर्थात नॉलेज इकोनॉमी और एक ज्ञान समाज अर्थात नॉलेज सोसाइटी बनने की तरफ अग्रसर होगा, वैसे वैसे अधिक से अधिक युवा भारतीयों को उच्च शिक्षा की आकांक्षा रखने की संभावना है। उन उच्च शिक्षा के आकांक्षी भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें गुणवत्तापूर्ण महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है, जहां शिक्षा श्रेष्ठतम प्रदान की जा सके। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का लक्ष्य अच्छे, विचारशील, निपुण और रचनात्मक व्यक्तियों को विकसित करना होना चाहिए। यह नीति एक युवा को, एक व्यक्ति को अपनी रुचि के एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का गहन अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी और सामाजिक स्तर पर उच्च शिक्षा को एक प्रबुद्ध और सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और कुशल राष्ट्र के विकास के लिए सक्षम युवा के विकास में अपनी भूमिका निभाएगी, जिससे कि वे समस्याओं का श्रेष्ठ समाधान खोज सकें और उन्हें कार्यान्वित कर सकें। यह नीति कहती है कि इस देश में उच्च शिक्षा को ज्ञान निर्माण और नवाचारों का आधार होना चाहिए, जिससे कि बढ़ती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हम योगदान कर सकें। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार के अवसर सृजित करना नहीं है। केवल रोजगार को उच्च शिक्षा से जोड़कर देखना शायद उच्च शिक्षा के प्रति एक दुराग्रह है। हमें इससे अलग हटकर सोचना होगा, इससे इतर सोचना होगा। इसलिए व्यक्तिगत रोजगार से अधिक मानवता का सृजन, मनुष्यत्व का सृजन, राष्ट्र का सृजन वो अधिक महत्वपूर्ण है। यह नीति अधिक जीवांत, सामाजिक रूप से जुड़े सहकारी समुदायों और एक खुशहाल, एकजुट, सुसंस्कृत, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र की कुंजी का प्रतिनिधित्व करेगी। इस नीति में लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2035 तक हम उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की दर को 50% तक ले जाएंगे, जो अभी लगभग 27% से कुछ अधिक है। परंतु ऐसा नहीं है कि यह नीति केवल अनुशंसाओं की बात करती है। उन अनुशंसाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में वर्तमान में उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है, इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं, इस पर भी यह नीति प्रकाश डालती है। यदि आप नीति को पढ़ें तो वहां लिखा है कि भारत का उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र, हायर एजुकेशन इकोसिस्टम बहुत विभाजित है, डिवाइडेड है, गंभीर रूप से विभाजित है। संज्ञानात्मक कौशलों और अधिगम प्रतिफलों अर्थात लर्निंग आउटकम्स के विकास पर बहुत कम बल दिया जाता है। यहाँ एक अलग तरह का अलगाव है अध्ययन क्षेत्रों के बीच। विज्ञान का विद्यार्थी, वाणिज्य का विद्यार्थी, कला का विद्यार्थी, मानविकी का विद्यार्थी, सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी, हर एक अध्ययन क्षेत्र में अपने विषय हैं। ये जो अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्र हैं, ये छात्रों की प्रारंभिक विशेषज्ञता और
उनके ज्ञान का बंटवारा कर देते हैं, उनको ज्ञान के समग्र विकास का अवसर नहीं देते। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक आज भी उच्च शिक्षा की पहुंच काफ़ी हद तक सीमित है। सबसे बड़ी समस्या उच्च शिक्षा संस्थाओं में स्थानीय भाषाओं में पढ़ने की सुविधा का अभाव है। देश में बहुत कम उच्च शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जहां स्थानीय भाषाओं में स्नातक, परास्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होती हो। उच्च शिक्षा संस्थान, चाहे वे महाविद्यालय हों या विश्वविद्यालय, उनकी शैक्षिक और संस्थागत स्वायत्तता, एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी बहुत सीमित है। सब दूसरों पर निर्भर है। ना अपना पाठ्यक्रम बनाते हैं, ना अपने भविष्य का निर्णय लेते हैं, ना अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हैं। जो ऊपर बनाई गई किसी नियामक संस्था द्वारा दे दिया जाता है, अधिकांश संस्थाएं उसको अक्षरशः लागू कर देती हैं, अपनी स्वायत्तता का प्रयोग नहीं करती। अध्यापकों का प्रबंधन, अध्यापकों के कैरियर में उनकी प्रगति कैसे हो, जो नेतृत्व करता है संस्थानों के, उनका कैरियर प्रबंधन कैसे हो, वह योग्यता आधारित हो या नहीं हो, इसका तंत्र पर्याप्त नहीं है। और आज भी देश के बहुत सारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सामान्य पाठ्यक्रमों को प्रदान करने में अधिक रुचि रखते हैं और अनुसंधान पर बहुत कम बल दिया जाता है। प्रतिस्पर्धी समकक्ष समीक्षा अर्थात कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यू सिस्टम और अनुसंधान निधि की कमी है, खासतौर पर सामाजिक विज्ञानों में। उच्च शिक्षा संस्थानों का कमजोर नेतृत्व और प्रशासन सदैव ही एक प्रश्नवाचक स्थिति में रहा है। नियामक प्रणालियां बहुत हैं परंतु अप्रभावी हैं। बहुतायत में नियामक संस्थान होना और उनके बीच समन्वय न होना, यह भी भारत में उच्च शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी चिंता है। और बहुत सारे विश्वविद्यालय जो संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय हैं, वहाँ स्नातक स्तर पर शिक्षा का स्तर एक निम्न है। हो कैसे, क्या सुधार किए जाएं? नीति सुझाती है कि हमें एक ऐसी उच्च शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ना होगा जिसमें बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़। ये अपेक्षा है नीति की कि वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके आसपास के क्षेत्र में कम से कम एक बहुविषयक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हो। पूरे भारत में स्थानीय भाषाओं और भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने वाले, पाठ्यक्रम चलाने वाले अधिक से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हों और हम एक बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ें। और जो अनुशासनात्मक विभाजन है, वाणिज्य स्नातक, कला स्नातक, विज्ञान स्नातक, मानविकी स्नातक, इस तरह के विभाजनों से हम ऊपर उठ जाएं। यह नीति सुझाती है कि हमें शैक्षिक और संस्थागत स्वायत्तता पर बल देना होगा। छात्रों के अनुभवों में वृद्धि करने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र, मूल्यांकन, छात्र सहायता सेवाएं, सभी में सुधार करना होगा। शिक्षण, अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां करनी होंगी और जो नियुक्त हो गए हैं उनके कैरियर की प्रगति का ध्यान रखना होगा। साथ ही जो लोग किसी संस्था में आते हैं, ऐसे शिक्षकों और ऐसे संस्था का नेतृत्व करने वाले संस्थागत नेतृत्व में सत्यनिष्ठा की संपुष्टि अत्यंत आवश्यक है। ये नीति सुझाती है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मूलभूत अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और एक उत्कृष्ट सहकर्मी समीक्षा अनुसंधान अर्थात पीयर रिव्यूड रिसर्च का एक इकोसिस्टम, एक वातावरण, एक परिवेश निर्मित होगा। और यह परिवेश निर्मित करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की बात इस नीति में कही गई है। शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता को प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों में और उच्च शिक्षा संस्थानों में नए स्वतंत्र बोर्डों के गठन का प्रस्ताव है और कहा गया है कि वे ही अब इसका प्रशासन करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए बहुत सारी नियामक संस्थाएं हैं जिन पर तरह तरह के आरोप विगत वर्षों में लगते रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं पूर्णतः असफल सिद्ध हुई हैं। ऐसे में यह नीति सुझाती है कि उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक संस्थान हो जो हल्के लेकिन कठोर विनियमन बनाए और सभी उसको माने। उत्कृष्ट सामाजिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना की जाए जिससे कि पहुंच, समता और समावेशन, एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन
तीनों पर ध्यान देते हुए अधिक से अधिक अवसरों को उपलब्ध कराया जाए। ऐसे छात्र जो वंचित और सुविधाविहीन वर्गों से आते हैं, उनके लिए निजी संस्थान और परोपकारी विश्वविद्यालय भी, फिलैंथ्रोपिक यूनिवर्सिटीज़ भी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करें। ऑनलाइन शिक्षा और मुक्त दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और विकलांग शिक्षार्थियों के लिए सभी मूलभूत आवश्यकताओं और सीखने की सामग्री की सुलभ उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। तब शायद हम भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े विविध आयामों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपनी बात रखी है। बहुत सारे तात्कालिक प्रभाव से लागू होने वाले उपाय हैं। कुछ उपायों के विषय में यह नीति लंबे समय के लक्ष्य निर्धारित करती है। जैसे यदि आप संस्थागत पुनर्गठन, इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग को पढ़ेंगे तो वहां नीति कहती है कि हमें बड़े उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक विश्वविद्यालयों में रूपांतरित करना होगा। जो वर्तमान विश्वविद्यालय हैं उन्हें अपनी पहचान करनी होगी कि वे शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय अर्थात टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज रहना चाहते हैं या अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालय अर्थात रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज। नीति ये नहीं कहती कि टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज में शोध नहीं होगा या शोध केंद्रित विश्वविद्यालयों में शिक्षण नहीं होगा, परंतु उनका प्रमुख कार्य शोध केंद्रित विश्वविद्यालयों का शोध को बढ़ावा देना होगा। मूलभूत शिक्षण वहाँ होता रहेगा और शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम पर ज़्यादा बल दिया जाएगा, परंतु शोध के अवसर भी वहाँ रहेंगे। ये लक्ष्य है कि 2040 तक हम सभी बड़े उपाधि प्रदान करने वाले संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदल दें और स्वायत्त उपाधि प्रदान करने वाले बहुविषयक महाविद्यालयों अर्थात ऑटोनॉमस मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेज और इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया जाए। नीति में एक जगह ग्रेडेड ऑटोनॉमी, स्तरीकृत स्वायत्तता की बात है। इसको समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी है क्या, स्तरीकृत स्वायत्तता का अर्थ क्या है और यह कैसे काम करेगी। नीति सुझाती है कि संस्थानों के प्रत्यायन के विविध स्तर होंगे और हर एक स्तर के साथ स्वायत्तता का स्तर जुड़ा होगा। यदि कोई बी ग्रेड पर संस्था आती है उसको कितनी स्वायत्तता मिलेगी, कोई ए ग्रेड पर आती है उसको कितनी स्वायत्तता मिलेगी, कोई A+ या A++ आता है उसको कितनी स्वायत्तता मिलेगी। तो स्वायत्तता को प्रत्यायन स्तर अर्थात ग्रेडिंग के साथ जोड़ दिया जाएगा और यह प्रयास होगा कि जो वर्तमान महाविद्यालय हैं वे धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता को बेहतर करके स्वायत्त महाविद्यालय या अनुषांगिक महाविद्यालय विश्वविद्यालय व्यवस्था के एक अंग के रूप में काम करना प्रारंभ करें और जो स्वायत्त महाविद्यालय या अनुषांगिक महाविद्यालय हैं वे अपने आप को शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय या अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालय के रूप में रूपांतरित करें। तो ग्रेडेड ऑटोनॉमी के साथ साथ उनका विकास और उनका रूपांतरण भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च शिक्षा में समग्र और बहुविषयक शिक्षा की बात करती है, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में कला और मानविकी के छात्र विज्ञान विषयों और विज्ञान के छात्र कला और मानविकी के विषयों को सीखने का लक्ष्य रखें, अर्थात उनमें अंतः परिवर्तन संभव हो। साथ ही चाहे वह कला क्षेत्र का विद्यार्थी हो, मानविकी क्षेत्र का विद्यार्थी हो या विज्ञान क्षेत्र का विद्यार्थी हो, सभी में अधिक से अधिक व्यावसायिक कौशलों और सॉफ्ट स्किल्स अर्थात सॉफ्ट कौशलों को शामिल करने का प्रयास किया जाए। हमें अपनी पाठ्यचर्या संरचना को बहुत लचीला बनाना होगा, उसको जो विषयगत परंपरागत बंटवारा है उससे ऊपर उठना होगा। इसके लिए एक कल्पनाशील और लचीली पाठ्यचर्या संरचना की आवश्यकता है, जिस दिशा में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को काम करना है। यह नीति सुझाती है कि स्नातक की डिग्री या तो 3 वर्ष की होगी या 4 वर्ष की होगी, लेकिन इसकी अवधि के भीतर बहुत सारे निकास विकल्प होंगे, एग्जिट ऑप्शंस होंगे। जैसे यदि कोई विद्यार्थी 1 वर्ष पूरा करता है और उसके बाद उच्च शिक्षा जारी नहीं रख पाता तो उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट। 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 वर्ष के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। परंतु इसके लिए हमें अपने स्नातक उपाधियों का पुनर्गठन करना होगा। कोई भी प्रमाण पत्र, कोई भी डिप्लोमा या कोई भी डिग्री अपने आप में एक संपूर्णता का अर्थ अर्थात होलिस्टिक होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि एक विषय का एक प्रश्न पत्र फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, एक प्रश्न पत्र सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष पढ़ लिया, एक प्रश्न पत्र तीसरे वर्ष पढ़ लिया तो प्रथम वर्ष में पढ़ लिया तो प्रमाण पत्र मिल गया, दूसरे वर्ष में पढ़ लिया तो डिप्लोमा मिल गया, तीसरे वर्ष में पढ़ लिया तो डिग्री मिल गई। परंतु उसका अर्थ क्या है? केवल प्रश्न पत्रों की संख्या के आधार पर यह निर्धारण नहीं होना चाहिए कि वह प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री है, वरन जो प्रश्न पत्र एक वर्ष में पढ़ाए जाएं, जो विषय एक वर्ष में पढ़ाए जाएं, उन सब में एक पूर्णता, एक समग्रता होनी चाहिए। यह नीति यह भी कहती है कि आने वाले समय में 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम पसंदीदा विकल्प होंगे। छात्र की पसंद के अनुसार वह मेजर या माइनर डिग्री चुन सकता है और उसे समग्र और बहुविषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला को अनुभव करने का अवसर मिलेगा। यह नीति एक और परिवर्तन सुझाती है कि अपने अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करते हुए यदि छात्र एक गहन शोध परियोजना पूरी करता है, स्नातक का छात्र, तो वह 4 वर्षीय अनुसंधान उपाधि के साथ बाहर जा सकता है। आगे इसमें कहा गया है कि परास्नातक कार्यक्रमों के भी विविध स्वरूप होंगे। जैसे 2 वर्षीय परास्नातक कार्यक्रम उनके लिए हो सकता है जिन्होंने 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूर्ण किया है। अनुसंधान के साथ 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वालों के लिए 1 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम हो सकता है और एक 5 वर्षीय स्नातक या परास्नातक का एकीकृत पाठ्यक्रम भी चलाया जा सकता है। पीएचडी के कार्यक्रम में प्रवेश के लिए या तो विद्यार्थी को परास्नातक होना चाहिए या अनुसंधान के साथ 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री पूरी की होनी चाहिए। यह नीति एमफिल जैसे पाठ्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का सुझाव देती है और ये कहती है कि जब हमें बहुविषयक संस्थानों की स्थापना करनी है तो जो वर्तमान तकनीकी और मैनेजमेंट के बड़े संस्थान आईआईटी और आईआईएम्स हैं, उन्हें भी स्वयं को समग्र और बहुविषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में विकसित करना होगा। साथ ही उनके प्रतिमानों के आधार पर देश में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ मेरू की स्थापना की जाएगी, जो उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। इन संस्थानों में इष्टतम अधिगम वातावरण, ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट की बात शिक्षा नीति करती है, जहां रचनात्मकता को बढ़ावा देने के साथ साथ संस्थानों और शिक्षकों को उच्च शिक्षण योग्यता के व्यापक ढांचे के भीतर पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और मूल्यांकन के मामलों में नवाचार करने की स्वायत्तता हो। चाहे मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम हो, चाहे ऑनलाइन पाठ्यक्रम हो या पारंपरिक इन क्लास मोड के पाठ्यक्रम हो, उन सब के बीच एक निरंतरता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि विद्यार्थी जब चाहे अपनी आवश्यकता अनुसार एक मोड से दूसरे मोड में जा सके। इसके लिए हमें अपने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो सीबीसीएस प्रणाली है, उसको नवोन्वेषी और लचीलेपन के लिए संशोधित करना होगा। हमें एक मानदंड आधारित ग्रेडिंग प्रणाली की ओर बढ़ना होगा, जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्रों की उपलब्धि का आकलन करे, जिससे वह प्रणाली बेहतर हो और परिणाम अधिक तुलनीय हों। उच्च शिक्षा संस्थाओं को सत्रांत परीक्षाओं से अलग हटकर अब सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर आगे बढ़ना होगा। यह शिक्षा नीति एक बहुत महत्वपूर्ण कथन अपने में रखती है। वह कथन मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा नीति में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करते हैं। नेचुरल वे ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, अर्थात मुक्त और दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा की बड़ी जिम्मेदारी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराना है। इसलिए गुणवत्ता के स्पष्ट मानकों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस साक्ष्य आधारित प्रयासों के माध्यम से समस्त ओडीएल संस्थाओं अर्थात मुक्त एवं दूरस्थ संस्थाओं का नवीनीकरण किया जाएगा। जो भी कार्यक्रम मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं में उपलब्ध होंगे, वे इन क्लास कार्यक्रमों अर्थात जो पारंपरिक पाठ्यक्रम हैं उनके समकक्ष होंगे और साथ ही चाहे इन क्लास, चाहे ऑनलाइन या ओडीएल मोड हो, तीनों में छात्र सहायता सहित सभी विषयों में कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और अध्यापन का उद्देश्य गुणवत्ता के साथ वैश्विक मानदंडों को प्राप्त करना होगा। यह नीति उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात करती है। आज भारत में
बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ते हैं। साथ ही भारत के ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो विदेशी संस्थाओं में जाते हैं, वहाँ अध्ययन करते हैं, वापस आकर यहाँ क्रेडिट ट्रांसफ़र कराकर शोध की इच्छा रखते हैं, या यहाँ से पढ़कर वहाँ जाते हैं और वहाँ क्रेडिट ट्रांसफ़र कराकर शोध की इच्छा रखते हैं। तो ये जो आना जाना है, आवागमन है, यह सुचारू रूप से चले, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीयकरण, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के मानकों में सुधार की आवश्यकता है। भारत को एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाए, जो कम लागत पर श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करे और विश्वगुरु के रूप में अपनी भूमिका को पुनर्स्थापित करे। विदेशी छात्रों को प्रवेश देने वाले प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाए, ऐसी मंशा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है। और साथ ही भारतीय विश्वविद्यालय जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अन्य देशों में अपने परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कार्यक्रम संचालित करने की सुविधा दी जाए। अनुसंधान के विषय में ये नीति कहती है कि भारत में अनुसंधान और नवाचार पर निवेश बहुत कम है, शायद हमारे कुल सकल घरेलू उत्पाद का 0.69% है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 2.8%, इजराइल में ये 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और प्रबुद्ध प्रकृति के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में नवाचार के साथ साथ कला और मानविकी में भी अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अनुसंधानों में समरसता लाने के लिए, समरूपता लाने के लिए, उनको एक एकल व्यवस्था देने के लिए शिक्षा नीति कहती है कि हमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की आवश्यकता होगी। यह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन न केवल सहकर्मी समीक्षित अनुसंधान निधि का एक विश्वसनीय आधार बनेगा, वरन उत्कृष्ट अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए और मान्यता प्राप्त करने के लिए देश में एक अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करने में मदद करेगा और मूल अनुसंधान के लिए राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा। सभी विषयों में अनुसंधान की निधि प्रदान की जाएगी और जो भी अनुसंधान को मान्यता मिलेगी वह सरकारी एजेंसियों के साथ साथ उद्योगों और निजी संस्थाओं से भी इन संस्थाओं के अनुसंधानों को आयोजित किया जाएगा। यह नीति उच्च शिक्षा की नियामक प्रणाली में बड़े बदलाव की बात करती है। 20 से अधिक नियामक संस्थाएं इस देश में उच्च शिक्षा का नियमन कर रही हैं। उनमें से लगभग सभी संस्थाओं को केवल चिकित्सा और कानून को छोड़ दिया जाए तो बाकी से सभी नियामक संस्थाओं को समाप्त कर एक ही भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने की अनुशंसा इस नीति में कही गई है, जिसके 4 आयाम होंगे: राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद NHERC, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद HEGC और सामान्य शिक्षा परिषद GEC। आइए देखें कि ये 4 आयाम क्या हैं। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद एक ऐसा एकल बिंदु नियामक होगा जो प्रतिमानिक अर्थात मॉडल विनियमन अर्थात रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा और संस्थाओं को उनके आत्म अनुपालन के लिए प्रेरित करेगा। विद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की, महाविद्यालयों की जो निरीक्षण प्रणाली है, इंस्पेक्शन सिस्टम है, उससे दूर जाने की बात कही गई है। सभी संस्थान अपनी जानकारियां सार्वजनिक डोमेन में रखेंगे, उनका स्वप्रकटीकरण करेंगे और उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना संबद्ध विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी हो सकती है। एक संस्थान कैसे काम कर रहा है, इसका सार्वजनिक ऑडिट हो सकता है और अनुपालन न करने पर कड़े मानदंडों का प्रावधान यह आयाम करेगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद की भूमिका प्रत्यायन के मानकों की बेंचमार्किंग होगी। अभी देश में 2 बड़ी प्रत्यायन संस्थाएं NAAC NAAC और NAB नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है, लेकिन देश में बहुत सारी प्रत्यायन एजेंसियां हो सकती हैं। उनके अनुमोदन का काम ये करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मानदंड क्या हैं, उनके साथ क्या भारतीय मानदंडों की समानता सुनिश्चित हो रही है, नहीं हो रही है, और ऐसे संस्थान जिनको वैश्विक स्तर पर जाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, वह वैश्विक मान्यता प्राप्त करने वालों को भी हम अनुमति क्या अपने यहाँ प्रत्यायन की देंगे, इस सब पर ही संस्था काम करेगी और विचार करेगी। उच्च शिक्षा अनुदान परिषद का काम निधि वितरण के लिए पारदर्शी मानदंड विकसित करना होगा, जिसमें मान्यता के साथ फंडिंग को लिंक किया जा सके। एकल खिड़की प्रणाली द्वारा छात्रवृत्ति का वितरण किया जाए और यह नीति कहती है कि किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय के प्रकार के आधार पर कि वह सरकारी है या निजी, कोई पूर्वाग्रह ये संस्था नहीं रखेगी। साथ ही समस्त नियामक संस्थाओं को
सामान्य शिक्षा परिषद जीईसी के अंतर्गत स्थापित कर दिया जाएगा, जो एक अकादमिक निकाय के रूप में काम करेगा, पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करेगा, पाठ्यचर्या नहीं। शिक्षण की आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं, पेशेवर कार्यक्रमों के लिए व्यावसायिक मानक क्या हैं, विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वायत्तता सुनिश्चित करना इसका काम होगा और ये अभिनव पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रभावी शासन और नेतृत्व के लिए 15 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित करती है और ये कहती है कि प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्थापना होगी, जो उच्च, योग्य, सक्षम और समर्पित व्यक्तियों का एक समूह होगा, जिसमें स्थापित क्षमताएं और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। किसी भी संस्था में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संस्था को संचालित करने, उसके प्रमुख सहित सभी नियुक्तियां करने और शासन संबंधी सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। 2035 तक हम इन सभी संस्थाओं में, चाहे वे विश्वविद्यालय हैं या उच्च शिक्षा संस्थान, एक सशक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्थापना करेंगे, ऐसा लक्ष्य इस नीति में कहा गया है। और सभी नेतृत्व पदों और संस्थानों के प्रमुखों के चयन के लिए ऐसे उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जो जटिल परिस्थितियों में प्रबंधन करने की क्षमता के साथ साथ प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता भी दिखा सकें। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा में विविध आयामों, चाहे वे शैक्षिक आयाम हो, प्रशासनिक आयाम हो या संस्थानिक पुनर्गठन का आयाम हो, सभी पर अपनी अनुशंसाएं दी हैं। यदि ये अनुशंसाएं सफल हो जाती हैं और हम सब मिलकर इन्हें लागू कर पाते हैं तो निश्चित ही हम देश में एक भारत केंद्रित उच्च शिक्षा का परिवेश और वातावरण निर्मित कर पाएंगे और शायद तभी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।